स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बिली को कोई अननोन एंटिटी आके पकड़ लेती है और अपने साथ में फैक्ट्री के अंदर तक ले जाती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें वापस से बिली दिखाई देता है इसी फैक्ट्री के अंदर, जो कि खुद की जान बचा के वहाँ से बाहर निकल आता है। इससे पहले भी उसने कुछ चीजें देखी थी अंदर, जो कि हमें बाद में पता चलेंगी। बिली बाहर आता है, खुद की कार के अंदर बैठता है, बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ होता है और इंजर्ड भी होता है। कुछ ही दूर आगे जाके वो एक टेलीबूथ पे कॉल करने की कोशिश करता है, इमरजेंसी कॉल, लेकिन कॉल लगने की बजाय उसी टाइम हर जगह ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि लाइट्स चली जाती है। बाहर आके बिली को पता चलता है कि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर है। अब तक बिली को अपसाइड डाउन वर्ल्ड का किसी कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर वो किस जगह पर है। बिली के सामने काफी सारे लोग एक साथ बढ़ते हुए आगे आ रहे थे। बिली को उसके जैसा हूबहू दिखने वाला लड़का उसके सामने खड़ा था। असल के अंदर ये माइंड फ्लेयर वाला मॉन्स्टर ही था, जो कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ था। और बिली को समझाने के लिए, उसे काबू करने के लिए उसे वो बोलता है कि उसे कुछ बिल्ड करना है। बिली समझ नहीं पाता और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और इस दूसरे बिली को क्या चाहिए और क्या बिल्ड करना है, ये भी गाइस हमें आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद सीन यहाँ एल पे शिफ्ट होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हॉपर ने माइक को बुरी तरीके से डांटा था कि तुम्हें आज के बाद एल से मिलने की जरूरत नहीं है। अब जब माइक एल से मिलने नहीं आता तो एल परेशान हो जाती है और माइक के घर कॉल करती है। अब माइक आखिर झूठ क्या बोलता, तो ले दे के उसने झूठ बोल दिया कि उसकी ग्रैंडमदर बीमार है और माइक को उन्हें देखने के लिए जाना है। एल को साफ साफ पता चल चुका था कि माइक उससे झूठ बोल रहा है और माइक ऐसा क्यों कर रहा है, ये चीज एल को पता लगानी ही थी। यहाँ जब एल बात कर रही थी माइक से और जब माइक घर पे नहीं आता मिलने के लिए, तो ये सारी चीजें पीछे बैठ के हॉपर भी सुन रहा था। उसे बड़े मजे आते हैं और वो इस मोमेंट को काफी इंजॉय करते हुए हंसता खेलता ऑफिस के लिए निकलता है। लेकिन उससे पहले वो जॉयस से मिलने के लिए भी जाता है और उसे सारी खुशखबरी बताता है कि आज माइक मिलने के लिए नहीं आया। जॉयस यहाँ हॉपर से पूछती है कि क्या तुम्हें स्क्रिप्ट सारी याद थी, जैसा मैंने बताया था तुमने वैसे ही बात करी। तो हॉपर कहता है कि नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट को मोल्ड किया था और फिर बच्चों से बात करी थी। आखिर माइक से बात करनी जरूरी भी तो थी। जाने से पहले हॉपर जॉयस से एक डिनर के बारे में पूछता है। हालांकि इस टाइम पे जॉयस बॉब से मूव ऑन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी वो हॉपर को डिनर के लिए हाँ बोल देती है। जैसे ही हॉपर यहाँ से निकलता है तो एक मैग्नेटिक बोर्ड से काफी सारे छोटे छोटे मैग्नेट नीचे गिर जाते हैं। जॉयस उन्हें वापस चिपकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं चिपक पाते। तभी जॉयस को कुछ चीजों पे डाउट होता है, क्योंकि कल रात जॉयस के घर पे यानी कि उसकी फ्रिज पे लगी हुई भी काफी सारी मैग्नेटिक चीजें नीचे गिर गई थी। सीन नैन्सी पे शिफ्ट होता है। कल रात को नैन्सी के जाने से पहले उसे किसी का कॉल आया था और एक एड्रेस भी लिखवाया गया था। नैन्सी इस जगह पे काम करने के लिए एक बड़ी सी न्यूज चाहती थी, ताकि सब लोग नैन्सी से भी अच्छे से बात करें और उसे कोई पोजीशन मिल पाए। इसी कारण वो खुद के बॉस को अपनी तबीयत का बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है, अपने साथ में जॉन को लेकर। जिसके बाद हम स्टीव को देखते हैं, जो कि खुद की बोरिंग सी आइसक्रीम शॉप पे काम कर रहा था, लेकिन आज स्टीव से मिलने के लिए डस्टिन आया था। डस्टिन का कल रात बाकी सबसे झगड़ा हुआ था, यानी कि माइक, ल्यूकस और विल से, तो वो आज अपने दूसरे दोस्त यानी कि स्टीव से मिलने आया था। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि स्टीव और डस्टिन की बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। स्टीव भी डस्टिन को देख के बहुत खुश था, क्योंकि इन दोनों की अच्छी बनती थी। डस्टिन यहाँ पे खुद की गर्लफ्रेंड सूजी के बारे में भी स्टीव को बताता है कि कैसे समर कैंप में उसे एक लड़की मिली, और साथ ही साथ धीरे धीरे बात करके उसे रशियन मैसेज के बारे में भी बताता है। लेकिन स्टीव जब नहीं सुन पाता तो डस्टिन को जोर से बोलना पड़ता है और वहाँ पे बैठे जितने भी लोग थे सब सुन लेते हैं एक रशियन सीक्रेट मैसेज के बारे में। एल यहाँ पे मैक्स से मिलने के लिए आती है। हमें पहले लगता है कि ये दोनों झगड़ा करने वाले होते हैं, लेकिन असल के अंदर एल मैक्स से बात करने के लिए आती है कि माइक उसके साथ में कुछ अलग बिहेव कर रहा है, उसने पहली बार झूठ बोला। यहाँ पर मैक्स को एल को समझाना चाहिए था कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन उल्टा मैक्स एल को समझाती है कि जरूर उन लड़कों को गेम खेलने जाना होगा, और लड़के गर्लफ्रेंड्स बनाने के बाद में तो झूठ बोलना शुरू कर ही देते हैं। मैक्स के प्रवोक करने से एल भड़क भी जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे माइक ल्यूकस से बात करता है, उसको बुलाकर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब जब मैंने एल से झूठ बोला है और एल ने मेरी बात भी पकड़ ली है, तो जरूर वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी और कभी बात नहीं करेगी। ल्यूकस भी मैक्स के साथ खुद का रिलेशनशिप शेयर करता है और बताता है कि अब तुम्हें चीजों को सुधारना पड़ेगा और हो सकता है कि तुम्हें एल को कोई गिफ्ट देना चाहिए। यहाँ मैक्स एल को समझाती है कि हमें एंजॉय करने के लिए लड़कों की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं भी आते हैं तो भी हम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ एल मैक्स को अपने साथ शॉपिंग करने ले जाती है और यहाँ पे ल्यूकस माइक को अपने साथ एक गिफ्ट खरीदने ले जाता है। जिसके बाद सीन स्विमिंग पूल के वहाँ शिफ्ट होता है। हर कोई बिली का डेली के जैसे ही वेट कर रहा था। यहाँ पे नैन्सी की मॉम को ये लग रहा था कि शायद बिली उससे गुस्सा होगा, क्योंकि कल रात की डेट के लिए नैन्सी की मॉम वहाँ पे नहीं पहुंची थी। इसी कारण नैन्सी की मॉम यहाँ पे बिली से बात करने के लिए आती है कि सॉरी मैं कल रात नहीं आ पाई। लेकिन बिली तो इस टाइम पे कुछ अलग ही जोन के अंदर था।
उसे बहुत घबराहट हो रही थी, उसे डर लग रहा था, काफी ज्यादा पसीना आ रहा था और बिली को एकदम से विजन आता है कि वो नैन्सी की मॉम को यहीं पे मार देता है। लेकिन तभी वो वापस से अपने प्रेजेंट टाइम पे आता है और उनको कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बिली जब वापस से अपना शिफ्ट ज्वाइन करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है तो उसे हद से ज्यादा चक्कर आते हैं, उसे वीकनेस होने लगती है और उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये सारे सिम्टम्स गाइस हमें माइंड फ्लेयर के ही बताए जा रहे थे। ये सारी चीजें लास्ट सीजन में विल के साथ में भी हो रही थी क्योंकि माइंड फ्लेयर ने उसके ऊपर कंट्रोल किया था और बिली के साथ में भी यही चीजें हो रही है। वापस से सीन आइसक्रीम पार्लर पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ल्यूकस की बहन बार बार में रॉबिन को आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए तंग कर रही थी। यहाँ पे स्टीव डस्टिन के साथ बैठकर उस रशियन मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे स्टीव को अभी तक बिलीव नहीं था कि क्या ये एक रशियन सीक्रेट मैसेज ही हो सकता है। तभी यहाँ रॉबिन अंदर आती है और वो स्टीव को कहती है कि आप जाके ड्यूटी तुम संभालो, इस मैसेज को मैं डिकोड करूंगी। डस्टिन और स्टीव चौंक जाते हैं कि रॉबिन को इस बारे में कैसे पता चला। तो रॉबिन कहती है कि तुम इतना चिल्ला चिल्ला के जो बात कर रहे थे कि यहाँ क्या सारे मॉल को पता चल गया होगा कि तुम किसी रशियन मैसेज को डिकोड कर रहे हो। अब रॉबिन यहाँ अंदर इसलिए आई थी क्योंकि उसे ऑलरेडी 4 लैंग्वेजेस पहले से ही आती थी और वो भी अपनी जॉब से बोर हो रही थी। इसी कारण वो डस्टिन के साथ बैठ जाती है इसी लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए। सीन यहाँ नैन्सी और जॉन पे शिफ्ट होते हैं। कल रात को जिस लेडी का कॉल आया था नैन्सी उन्हीं के घर पे पहुंचती है। ये लेडी इन दोनों को बेसमेंट में लेके जाती है और फर्टिलाइजर के पैकेट दिखाती है और कहती है कि कुछ चूहे आए जिन्होंने पूरा फर्टिलाइजर खराब कर दिया और पूरे फर्टिलाइजर खत्म करके चले गए। हालांकि यहाँ पे 2 चीजें होती है कि अगर चूहे आएंगे तो किसी और चीज को खाएंगे, आखिर फर्टिलाइजर वो क्यों खाएंगे, और दूसरी बात अगर चूहे फर्टिलाइजर खाते भी हैं तो उन्हें यहाँ पे मर जाना चाहिए क्योंकि चूहों के लिए फर्टिलाइजर डाइजेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। नैन्सी इस लेडी से पूछती कि क्या आप श्योर है कि ये सब चूहों ने ही किया है। तो ये लेडी बताती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पे चूहे ही आए थे और उनमें से एक चूहा तो इस लेडी ने पकड़ के भी रखा था। अब सीन यहाँ हॉपर पे शिफ्ट होता है। असल के अंदर हॉपर को यहाँ पे सिटी के मेयर से मिलने के लिए बुलाया जाता है। असल के अंदर काफी सारे लोग मिलके एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सारे वही स्मॉल बिजनेस वाले थे जिनकी शॉप्स बंद हुई थी और ये सिटी के मेयर से बात करना चाहते थे क्योंकि इन्होंने ही उस बड़े से मॉल को ओपन करवाया था। हॉपर कहता है कि अगर सारे लोग शांति से आपसे बात करना चाहते हैं तो आपको इन्हें प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। इस आदमी का नाम लैरी था। लैरी हॉपर को कहता है कि क्या तुमसे इन लोगों ने परमिशन ली थी प्रोटेस्ट करने की? नहीं तो फिर तुम्हारा काम है इन लोगों को अरेस्ट करने का। हॉपर कहता है कि गलत तो आपने किया है, अगर आपने इन सबका बिजनेस खत्म किया है तो फिर इन लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक है। लैरी बताता है कि हॉकिंस शहर को अब मैं अच्छी तरीके से चलाऊंगा, कुछ ही दिन के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और मैं इस इलेक्शन को वापस से जीतना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन रखूंगा और हर किसी को यही याद रहेगा कि वो मेरे पार्टी के अंदर आए थे और उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। असल के अंदर लैरी एक मेयर होने के साथ साथ में पॉलिटिशियन भी था और पॉलिटिशियंस होने के साथ साथ में उसने एक बड़ा सा मॉल भी ओपन किया था। और अब वो हॉपर को एक पुलिस वाले होने के नाते उसका काम करने के लिए कहता है, यानी कि इन लोगों को यहाँ से हटाने का। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैक्स और एल पे। मैक्स यहाँ पे एल को उसी मॉल में लेके आई थी जो कि इस शहर का सबसे फेमस मॉल था। एल को असल के अंदर परमिशन नहीं थी कि वो इतनी भीड़ के अंदर आ सकती है, लेकिन मैक्स एल को कहती है कि तुम कौन सा यहाँ पे रोज रोज आती हो, चलो हम दोनों मिलके बहुत इंजॉय करेंगे। और मैक्स यहाँ पे एल को अपने साथ में मॉल लेके आती है और साथ ही साथ कपड़े खरीदना सिखाती है। यहाँ पे विल, माइक और ल्यूकस भी पहुंच जाते हैं। जैसा कि जॉयस को पता चला था कि एक आयरन बोर्ड से सारे मैग्नेटिक नीचे गिर गए थे, इसी कारण वो अपने मॉल के अंदर जितनी भी बुक्स रखी हुई थी उन सबको एक साथ लाके रीड करने लगती है। जॉयस को पहले भी पता था कि ऐसी चीजें हुई है, इसी कारण उसे कुछ डाउट होता है और वो ये सारी बुक्स उठा के पहुंच जाती है इन्हीं बच्चों के साइंस टीचर के पास में, क्योंकि इन साइंस टीचर को काफी नॉलेज थी और इससे पहले वाले सीजन्स में भी इन साइंस टीचर ने बच्चों की हेल्प करी थी। हम यहाँ पे जॉन को देखते हैं जो कि उसी चूहे को शूट कर रहा था। असल के अंदर ये चूहा कम और एक छोटा सा मॉन्स्टर ज्यादा बन गया था जो कि उछल कूद कर रहा था और यहाँ से बस भागना चाहता था, वो तड़प रहा था। नैन्सी यहाँ पे उन लोगों को कॉल करती है जो कि जानवरों को मारने वाले यानी कि पैरासाइट्स वाले लोग होते हैं कि क्या आपने इन दिनों के अंदर कुछ चूहों के अटैक की रिपोर्ट लिखी है। और उसी टाइम नैन्सी को एक लीड मिल जाती है। यहाँ नैन्सी जॉन को ऊपर बुलाती है, जॉन चला जाता है। तभी हम उस चूहे को देखते हैं। वो चूहा अलग ही तरीके से मूवमेंट करने लगता है, मानो कि हद से ज्यादा तड़प रहा है। उसकी स्किन हटने लगती है और एक टाइम बाद में जैसे कि उस फैक्ट्री के अंदर सारे चूहे फटे थे, ये चूहा भी फट जाता है। फटने के बाद ये चूहा मरता नहीं है बल्कि उसके अंदर से निकली हुई उसकी बॉडी लिक्विड में बदल जाती है और उस पिंजरे से बाहर निकल के एक छोटे से मॉन्स्टर में बदल जाती है, मानो कि डार्ट और डेमोडॉग जैसा। जिसके बाद हम सीधा बिली को देखते हैं और बिली को वापस से उसी रात के विजन्स आने लगते हैं। बिली के सामने जो माइंड फ्लेयर खड़ा था वो बिली को कहता है कि उसे एक आर्मी बनानी है और उस आर्मी को बना के वो यहाँ ले आए। तभी बिली वापस से प्रेजेंट में आता है और अपने आप पे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो खुद की एल्बो को देखता है जो कि पूरी तरीके से इंजर्ड हो रखी थी। वो वहाँ से उठ के वापस से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। बाथ लेते टाइम बिली को दिखता है कि
उसका जो घाव है वो और बढ़ता जा रहा है और वो घाव पूरी तरीके से ब्लैक होता जा रहा है। जैसे कि अगर माइंड फ्लेयर ने उसके ऊपर काबू किया है तो वो एक हाथ से बढ़ता बढ़ता उसकी बॉडी तक आने वाला था और उसे टच करते ही बिली को वापस से विजन्स आने लगते हैं कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है उसे बिली को अपने साथ आर्मी में मिलाना है। दूसरी तरफ एल और मैक्स यहाँ पे बहुत मजे करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। वहीं पे माइक के पास $3 होने के कारण वो कुछ भी नहीं खरीद पाता। यहाँ एल और मैक्स खूब सारा फोटोशूट करा के घर की तरफ निकलने लगती है और तभी यहाँ पे तीनों लड़के भी घर की तरफ ही जा रहे थे। जिसके बाद हम डस्टिन को देखते हैं जो कि रॉबिन के साथ बैठ के काफी हद तक कुछ लाइंस को डिकोड कर चुका था, लेकिन इसका मीनिंग अभी तक भी डस्टिन को नहीं पता चला था। बाहर आते ही यहाँ एल और मैक्स माइक, ल्यूकस और विल को देख लेते हैं और तभी यहाँ पे मैक्स माइक को पूछती है कि तुम्हारी तो ग्रैंडमदर बीमार थी ना, तुम तो हॉस्पिटल के अंदर थी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ल्यूकस बात को संभालता है और कहता है कि हाँ, इसकी ग्रैंडमदर बहुत बीमार है, हम तो उन्हीं के लिए सामान खरीदने के लिए यहाँ आए थे। तब एल आगे बढ़ती है और माइक को पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। माइक समझाने की कोशिश करता है एल को कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए आया हूँ, लेकिन एल यहाँ पे कुछ भी नहीं समझती और माइक से झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ हॉपर को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर चुका था और साथ ही साथ एक अच्छा सा शर्ट परचेज करके डेट के लिए जाता है। असल के अंदर हॉपर के लिए ये एक नई शुरुआत थी, वो बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, अच्छी तरीके से रेस्टोरेंट में जाके बैठता है, काफी सारी चीजें ऑर्डर करता है और काफी देर तक जॉयस का वेट करता है। लेकिन यहाँ पे सीन जब जॉयस पे शिफ्ट होता है तो जॉयस यहाँ पे साइंस टीचर से बैठ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश करती है। जॉयस यहाँ पे पूछती है कि ऐसा कब होता है जब सारे मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म खो देते हैं। तो साइंस टीचर बताते हैं कि असल के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई हजारों वॉट की इलेक्ट्रिक मशीन अपने आसपास में रेडियो वेव्स बनानी शुरू कर दे और अगर जैसे ही उन वेव्स को कम किया जाएगा तो हर जगह से मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। जॉयस कहती है कि इसका मतलब यहाँ पे तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। साइंस टीचर कहते हैं कि इस मशीन को बनाने के लिए हजारों बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हॉकिंस में तो कभी नहीं हो सकता। मनी मन जॉयस को समझ में आ चुका था कि ऐसे पहले एक्सपेरिमेंट हॉकिंस के अंदर हो रखे हैं, हॉकिंस की लैब के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लैब को वापस स्टार्ट किया गया हो और इसी कारण इस शहर का मैग्नेट भी गायब होने लगा है। यहाँ पे पूरा मॉल बंद हो चुका था। तभी वहाँ से स्टीव, रॉबिन और डस्टिन अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पे रॉबिन को भी बिलीव हो चुका था कि जरूर ये मैसेज रशियन मैसेज ही है, रशियन लैंग्वेज में है और इतना सारा डिकोड करके भेजा गया है, तभी तो ये कोई सीक्रेट मैसेज हुआ। अगर ये सीक्रेट नहीं होता तो कोई भी किसी को ऐसे ही फोन कॉल पे बता देता। इसे अगर इतना डिकोड किया गया है और लैंग्वेज पूरी चेंज है, इसका मतलब ये काफी सीक्रेट है और खतरनाक है। यानी कि स्टीव, रॉबिन और डस्टिन समझ चुके थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आगे जाते ही स्टीव को बच्चों के खेलने वाले एक हॉर्स मिलता है, उसके अंदर कॉइन डाल के स्टीव जब उसे प्ले करता है तो उसे जो बैकग्राउंड म्यूजिक आती है वो सेम उसी म्यूजिक से मैच कर रही थी जो कि रशिया का मैसेज के टाइम पे बैकग्राउंड में चल रही थी। इसका मतलब था कि जो मैसेज रिकॉर्ड किया गया था वो हॉकिंस से ही रिकॉर्ड किया गया था। काफी रात हो चुकी थी, हॉपर अभी भी जॉयस का वेट कर रहा था और नहीं आने पे वो बस वहाँ से बॉटल लेके चला जाता है। और तभी हम यहाँ पे बिली को देखते हैं जो कि उसी फैक्ट्री के अंदर पहुंचा था। वो जब अपनी डिक्की को ओपन करता है तो असल के अंदर वो लड़की उस डिक्की के अंदर थी। जो लड़की बिली से उसकी तबीयत पूछ रही थी, बिली ने उसे काफी इंजर्ड किया था और उसके बाद वो उसे अपने साथ यहाँ ले आता है। तभी इस लड़की को होश आता है और इसे समझ में नहीं आता कि बिली आखिर इसे यहाँ क्यों लेकर आया है। देखते ही देखते इस लड़की के सामने एक अननोन एंटिटी आने लगती है, पहले की जैसे ही कोई मॉन्स्टर, और ये मॉन्स्टर उन मरे हुए चूहों से बना था। और तभी उस मॉन्स्टर में से एक रूट निकल के उस लड़की के चेहरे पे आ जाती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या वो मॉन्स्टर इस लड़की को मार देता है या फिर ये मॉन्स्टर भी बिली के जैसे ही और विल के जैसे ही इस लड़की को अपने जैसा बना लेगा और एक आर्मी तैयार करेगा? तो गाइस ये सारी चीज आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।